हे गाइस, वेलकम बैक टू फ्यूचर क्लासेज यूपी। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था वैदिक शिक्षा, जो कि हमारे फोर्थ पेपर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, यानी कि वैदिक शिक्षा, बौद्ध शिक्षा, स्त्री शिक्षा या मुस्लिम शिक्षा से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो इसीलिए हमने वैदिक शिक्षा कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, एक बार से जाकर देख लीजिएगा, ताकि प्रॉपर आपकी नोट्स कंप्लीट रहे और आपके तैयारी में कोई कमी न रहे। तो आज हम पढ़ेंगे बौद्ध शिक्षा। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए हम इसे आज कवर करेंगे, ताकि अगर पेपर में आए तो हम पेपर की खोपड़ी में छेद कर सके। ठीक है गाइज, तो चलिए। और सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी, और वैदिक शिक्षा की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी एक बार से ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, ताकि इसे भी समझने में आसानी हो। ठीक है गाइज, तो चलिए देख लेते हैं बौद्ध शिक्षा। सबसे पहले हम देखते हैं बौद्ध शिक्षा का अभिप्राय। बौद्ध शिक्षा का अभिप्राय बौद्ध मठों में चलने वाली शिक्षा से है। बौद्ध दर्शन के अनुसार जीवन में दुख ही दुख है, और इन दुखों को समझना तथा दुखों को दूर करने के उपायों का उपयोग करना ही बौद्ध शिक्षा है। ठीक है, तथा वास्तव में यही बौद्ध दर्शन की शिक्षा है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्मज्ञान, आत्मबोध ही वास्तव में शिक्षा है। शिक्षा द्वारा सील, समाधि तथा प्रज्ञा प्राप्ति जैसे गुणों का विकास होने से अवधि का नाश होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं बौद्ध शिक्षा की विशेषताएं। सबसे पहली जो विशेषता है बौद्ध शिक्षा की, वो है बौद्ध शिक्षा की प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्था। दूसरा जो है हमारा शिक्षा की संरचना व संगठन। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग बौद्ध शिक्षा की प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला हेडिंग हम लिखेंगे, वो लिखेंगे शिक्षा पर बौद्ध संघों का प्रभाव या अध्ययन। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं बिहारों का प्रशासन बौद्ध संघ के अंतर्गत होता था, जिसमें सर्वोच्च ज्ञानी भिक्षुक इनका प्रधानाचार्य होता था। यानी कि जो सबसे ज़्यादा ज्ञानी होता था भिक्षुक होता था वो, और जैसे हम प्रधानाचार्य कहते हैं तब भिक्षुक कहा जाता था, वो इनका प्रधानाचार्य होता था। ठीक है, जिसके अधीन 2 समितियां होती थी। अब देखेंगे कौन कौन सी समितियां होती थी। जो पहला था शैक्षणिक कार्यों की देखरेख, तथा दूसरी थी प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करती थी। यानी कि पहली जो समिति थी वो शैक्षणिक कार्यों की देखरेख करती थी, तथा दूसरी प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करती थी। तो इसमें 2 समितियां होती थी, और जो प्रधानाचार्य को क्या कहते थे, भिक्षुक कहते थे, वही प्रधानाचार्य होता था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं हम प्रवेश परीक्षा, पाठ्यक्रम, छात्रावास, भोजन, चिकित्सा, पुस्तकालय तथा विभिन्न पाठ्य विषयों के अलग अलग विभाग होते थे। ठीक है, जिनके पृथक पृथक अध्यक्ष होते थे। बिहारों का प्रबंध जनतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित था। यानी कि बिहारों का प्रबंध जो था वो जनतंत्र के सिद्धांत पर था। ठीक है, अब आगे देखते हैं एक निर्णय जो था वो मतदान के द्वारा लिया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जो सेकेंड पॉइंट है हमारा, शासन का संरक्षण प्राप्त। बौद्ध काल में तत्कालीन राजा शिक्षा व्यवस्था हेतु समुचित धन उपलब्ध कराते थे। वह शिक्षण संस्थाओं के संचालन हेतु गांव दान में दे देते थे। यानी कि बौद्ध काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें जो राजा थे, यानी कि जो पहले राजा रहते थे, वो धन उपलब्ध कराते थे, यानी कि धन देते थे, और गांव दान में दे देते थे शिक्षण संस्थाओं के संचालन हेतु। ठीक है, अतः वैदिक काल की अपेक्षा बौद्ध काल में शासन के सहयोग व संरक्षण से शिक्षा संस्थाओं का अधिक उन्नति हुआ। देखिए यहाँ पर दिया है जो हमारा वैदिक काल से तुलना करके हम बौद्ध काल को यहाँ पे समझ रहे हैं, इसीलिए आप एक बार वैदिक काल वाला भी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि ये आपको क्लियरली समझ में अच्छे से आ जाए। ओके, अब हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट जो है हमारा आर्थिक व्यवस्था। बौद्ध काल में शिक्षण की व्यवस्था मठों और बिहारों में होती थी। यानी कि जो बौद्ध काल में हमारी शिक्षण व्यवस्था थी वो मठों या बिहारों में होती थी। ठीक है, इन बिहारों में संचालन का कार्यभार व्यवहार उसके संस्थापकों व अनुयायियों द्वारा वहन किया जाता था।
अधिकांश बिहारों में दान में इतनी अस्थायी संपत्ति दे दी जाती थी कि इसकी आय से बिहार का व्यय सुविधापूर्वक चल सकता था। ठीक है, ये लाइन क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है हमारा, प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क तथा उच्च शिक्षा सशुल्क। यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा थी, इससे हेडिंग से ही पता चल रहा है, वह निःशुल्क थी तथा जो उच्च शिक्षा थी वह सशुल्क थी, यानी कि शुल्क उसमें ली जाती थी। तो इस पॉइंट को हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था निःशुल्क थी। आरंभ में केवल बौद्ध भिक्षुकों को दी जाती थी, किंतु 21वीं सदी के प्रारंभ में सामान्य जन को भी शिक्षा देने का प्रबंध किया गया। यानी कि प्रारंभ में जो शिक्षा थी वो बस बौद्ध भिक्षुकों को ही दी जाती थी, और बाद में 21वीं सदी के प्रारंभ में सामान्य जन को भी शिक्षा देने का प्रबंध किया गया। ठीक है, ये लाइन क्लियर है। आगे देखते हैं। उच्च शिक्षा के छात्रों से शुल्क लिया जाता था, जैसा कि हमारा हेडिंग से ही क्लियर था, परंतु निर्धन एवं योग्य विद्यार्थी धन के स्थान पर अपनी सेवाएं भी प्रदान कर सकता था। यानी कि छात्री था वो धन के स्थान पर अपनी सेवाएं आदि प्रदान करता था। ठीक है, आगे हम देखते हैं। जो हमारा सेकेंड पॉइंट था, शिक्षा की संरचना व संगठन, उसमें देखते हैं क्या क्या है। इसमें जो पहला पॉइंट हम लिखेंगे वो लिखेंगे प्राथमिक शिक्षा। अब इसमें देखते हैं, केवल बौद्ध धर्म अवलंबियों को ही नहीं वरन सब जातियों के बालकों को दी जाती थी। यानी कि बौद्ध धर्म की शिक्षा जो थी वो अवलंबियों को ही नहीं वरन सब जातियों को प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, और आरंभ में पूर्णतः निःशुल्क थी। कुछ समय पश्चात शिक्षण संस्थाओं में लौकिक शिक्षा के आरंभ से इन मठों में भी इस शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई। प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने की आयु 6 वर्ष की थी। ये आप ध्यान में रखिएगा कि जो प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु थी वो कितने वर्ष थी, 6 वर्ष की थी। वह शिक्षण अवधि भी 6 वर्ष की ही थी। यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा करने की आयु थी वो 6 वर्ष की थी, और शिक्षा ग्रहण करने की जो शिक्षण अवधि भी थी वो भी 6 वर्ष की ही थी, जिसकी व्यवस्था बौद्ध मठों व बिहारों में की जाती थी। यानी जैसा हमने आगे पढ़ा, मठों तथा बिहारों में बौद्ध शिक्षा दी जाती थी। यह शिक्षा 12 वर्ष की आयु तक चलती थी। ठीक है, ये लाइन क्लियर है। अब आगे देखते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा, उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा में प्रवेश हेतु परीक्षा होती थी। ठीक है, औद्योगिक छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश दिया जाता था। यह शिक्षा सामान्यतः 12 वर्ष की आयु से आरंभ होकर 20 से 25 वर्ष तक चलती थी। यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा थी वो 6 वर्ष से 12 वर्ष यानी 6 वर्ष की अवधि तक चलती थी, और जो उच्च शिक्षा हमारी थी वो 12 वर्ष की आयु से 20 से 25 वर्ष तक चलती थी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अब आगे देखते हैं। इनसे कुछ शुल्क भी लिया जाता था। उच्च शिक्षा के बाद कुछ छात्र गृहस्थ जीवन के लिए चले जाते थे। यानी कि इनसे उच्च शिक्षा में, जैसा कि हमने अभी आगे देखा था, शुल्क भी लिया जाता था, तथा प्राथमिक शिक्षा में ऐसा नहीं था, वो निःशुल्क शिक्षा थी, दी जाती थी। इसमें जो कुछ छात्र होते थे वह अपनी शिक्षा कंप्लीट करने के बाद, यानी कि पूर्ण करने के बाद, वह गृहस्थ जीवन व्यतीत करने चले जाते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। परंतु कुछ योग्य व जो इच्छुक छात्र होते थे वह आगे की भिक्षुक शिक्षा, यानी कि जो अभी पढ़ा हमने, प्रधानाचार्य को भिक्षुक कहते थे, भिक्षुक शिक्षा हेतु उपसंपदा संस्कार किया जाता था उनका। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग भिक्षु शिक्षा। जो थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे, भिक्षु शिक्षा, उसमें देखते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो छात्र बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार करने में लगना चाहते थे उन्हें उपसंपदा संस्कार, यानी कि उपसंपदा संस्कार जो हमारा था वो किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले, जैसे कि यहाँ पे अभी हमने देखा, भिक्षुक शिक्षा हेतु उपसंपदा संस्कार किया जाता था। और वो अगर बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार में भी लगना चाहते हैं तो उनका उपसंपदा संस्कार किया जाता था सबसे पहले। ठीक है, शिक्षा हेतु उपसंपदा के बाद भिक्षु शिक्षा में प्रवेश दिया जाता था। यह शिक्षा सामान्यतः 8 वर्ष के अवधि की थी। यानी कि 8 वर्ष थी यह शिक्षा, या 8 वर्ष की अवधि की, जिसे पूरा करने के बाद वे भिक्षुक कहलाते थे। ठीक है, वह धर्म का प्रचार व शिक्षण कार्य करते थे, बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे तथा शिक्षण कार्य भी करते थे। ठीक है,
अब आगे देखते हैं, जो व्यक्ति भिक्षु शिक्षा के बाद बौद्ध धर्म दर्शन में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, उन्हें अधिक वर्षों तक भिक्षु शिक्षा जारी रखनी पड़ती थी। ठीक है, ये लाइन क्लियर है। आई होप आप सबको इतना अभी तक जो पढ़ाया गया है वो क्लियर है। ओके गाइस, चलिए आगे देख लेते हैं। अब जो है हमारा शिक्षा आरंभ करने की आयु देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा के लिए 8 वर्ष व उच्च शिक्षा हेतु 20 वर्ष प्रवेश की आयु थी। यानी कि हमने अभी आगे देखा 6 से 8 वर्ष प्राथमिक शिक्षा की आयु थी, यानी कि प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश करने की आयु, तथा उच्च शिक्षा में 20 वर्ष थी, यानी कि 12 से 20 वर्ष के मध्य। ठीक है, उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए योग्यता की कठिन परीक्षा ली जाती थी। प्रवेश में जाति बंधन नहीं था, ये आप ध्यान में रखिएगा कि प्रवेश में कोई भी जाति बंधन नहीं थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बौद्ध शिक्षा के 3 वचन एवं नियम। पढ़ेंगे कि बौद्ध शिक्षा में कौन कौन से 3 वचन थे और इनके क्या क्या नियम थे जो ये शिक्षार्थियों से पालन करवाते थे या विद्यार्थी पालन करते थे। ठीक है, ये भी काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसे ज़रूर देखेंगे। ओके गाइज, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले, बौद्ध शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जब कोई बालक अपने घर से शिक्षा प्राप्ति हेतु संघ में प्रविष्ट या सम्मिलित होता था, तो उसे मठ या विहार के शिक्षक, जिसे हम पहले अधिष्ठाता बोलते थे, उसे अब हम शिक्षक बोलते हैं, शिक्षक भिक्षु उसका पवज्जा संस्कार करते थे। ठीक है, इस संस्कार के दौरान शिक्षक शिष्य से 3 वचन बोलने का आदेश देते थे। अब देखते हैं वो 3 वचन क्या क्या हैं। पहला जो था, बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी कि मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ। दूसरा जो हमारा है वो धम्मं शरणं गच्छामि, यानी कि मैं धर्म की शरण लेता हूँ। और तीसरा जो है संघं शरणं गच्छामि, यानी कि मैं संघ की शरण लेता हूँ। ये 3 वचन अधिकाष्ठा या शिक्षक भिक्षु पवज्जा संस्कार कराते थे और शिष्य से ये 3 वचन लेते थे कि मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ, मैं धर्म की शरण लेता हूँ और मैं संघ की शरण लेता हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है। अब चलिए आगे देखते हैं। उक्त 3 वचन लेने के बाद गुरु अपने शिष्य को 10 नियमों का पाठ पढ़ाते थे। यानी कि जब पवज्जा संस्कार कराते थे तो 3 वचन, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि एवं धम्मं शरणं गच्छामि, ये लेते थे और उसके बाद 10 नियमों का पाठ पढ़ाते थे जो विद्यार्थियों को पालन करना रहता था। तो पाठ पढ़ाते थे या ज्ञान कराते थे। ओके, अब हम देखेंगे कि वो 10 वचन जो थे वो कौन कौन से थे। यहाँ जो ये निम्न है और इसे भी आप नोट करते चलिएगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो सबसे पहला जो था वो है अहिंसा का पालन करना, शुद्ध आचरण करना, सत्य बोलना, सत आहार करना, मादक पदार्थों का सेवन न करना, निंदा न करना किसी दूसरे व्यक्ति की, सरल एवं सादा जीवन व्यतीत करना, नृत्य तमाशा आदि न देखना, सोना चांदी आभूषण का दान न लेना तथा जीव की हत्या न करना। ये जो हमारे थे 10 नियम थे जो कि गुरु अपने शिष्य से इन नियमों का पालन करवाने हेतु उनका पाठ पढ़ाते थे अपने शिष्यों को। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। इस प्रकार संघ के उक्त 3 वचनों के बाद बालक शरणत्रयी लेता था। उसके बाद ही शिष्य को छात्र भिक्षु के रूप में स्वीकार किया जाता था। यानी कि 3 वचन लेने के बाद शिष्य को विहार या मठ में शरण दिया जाता था तथा छात्र भिक्षु के रूप में स्वीकार किया जाता था। ठीक है, पवज्जा संस्कार के बाद बालक सामनेर कहलाता था। ओके, और उसे मठ में ही रहना होता था। बौद्ध मठों में किसी भी प्रकार के दंडित एवं विकलांग व्यक्ति या सैनिक को मठ में प्रवेश नहीं दिया जाता था। यानी कि उनको प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। जो दंडित होते थे या विकलांग होते थे या जो सैनिक, राजाओं आदि के सैनिक होते थे, उन्हें मठों में प्रवेश नहीं कराया जाता था। ठीक है, यह संस्कार वैदिक युग के उपनयन संस्कार से मिलता जुलता था। देखिए यहाँ पर फिर एक बार वैदिक युग आ गया और उपनयन संस्कार आ गया, इसीलिए आप वैदिक काल वाला भी यानी कि वैदिक शिक्षा वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा कि ताकि कहीं भी ये तुलनात्मक अध्ययन करे तो आपको क्लियर रहे कि वैदिक शिक्षा में क्या हुआ करता था और बौद्ध शिक्षा में क्या हुआ है और आप तुलना करके तुलनात्मक अध्ययन कर सके। ठीक है, अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म के 3
यानी कि 3 त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के 3 त्रिपिटक होते थे। पहला सुक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक जो है वो बौद्ध धर्म के 3 त्रिपिटक होते थे। ठीक है। विनय पिटक में इस संस्कार का वर्णन है। छात्र अपने सिर के बाल मुंडाता था, पीले कपड़े पहनता था, मठ में भिक्षुओं के चरणों में अपना माथा टेकता था और फिर पालथी मारकर बैठ जाता था। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। बौद्ध शिक्षा का जो दूसरा संस्कार था वो था उपसंपदा संस्कार। इसके बाद उच्च शिक्षा में प्रवेश मिलता था। यह संस्कार 20 वर्ष की आयु के पूर्व नहीं था। 10 भिक्षुकों के समक्ष विद्यार्थी का परिचय कराया जाता था और वे कठिन परीक्षा के बाद बहुमत से यह निर्णय लेते थे कि नवागत को प्रवेश दिया जाए या नहीं दिया जाए। ठीक है। उपसंपदा के पश्चात श्रवण भिक्षुक बन जाता था। उपसंपदा के समय भिक्षुक को 4 व्रत धारण करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी। ठीक है। इतना समझ में आ गया। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं हम कौन कौन से 4 व्रत वो थे जो धारण करने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी भिक्षुक को। तो सबसे पहला जो है वृक्ष के नीचे सोना। ठीक है। भिक्षा पात्र में भिक्षा लेकर भोजन करना, मांगे हुए वस्त्रों का धारण करना, औषधि के तौर पर गौमूत्र का सेवन करना। ये जो 4 व्रत थे वह भिक्षुक को धारण करने पड़ते थे, यानी कि प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी कि वह वृक्ष के नीचे सोएंगे, भिक्षा पात्र में भिक्षा लेकर ही भोजन ग्रहण करेंगे, मांगे हुए वस्त्र का धारण करेंगे और औषधि के तौर पर गौमूत्र का सेवन करेंगे। ठीक है। अब हम देखेंगे कि विद्यार्थित्व कैसा था। ओके। बौद्ध शिक्षा में विद्यार्थित्व कैसा होता था तो देखेंगे। बौद्ध शिक्षा प्राप्ति का अधिकार सभी धर्मों, वर्गों व जातियों के लिए था। केवल चंडालों को ही इस शिक्षा से वंचित रखा जाता था। ठीक है। छात्रों में राजाओं, व्यापारियों, दर्जियों और मछली पकड़ने वालों के पुत्र थे। इनमें अधिकांशतः ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति के छात्र थे। ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि विद्यार्थियों का चुनाव कैसा होता था, यानी कि विद्यार्थियों का चुनाव कैसे किया जाता था। सिद्धांत के रूप में समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, परंतु निम्न 10 वर्गों के किसी भी व्यक्ति को विद्यार्थित्व के लिए नहीं चुना जाता था। ओके। इतना क्लियर है। अब देखते हैं नपुंसक, दास, यात्री, राजा के नौकरी में लगा हुआ व्यक्ति, डाकू या कारावास से भागा व्यक्ति, अंग भंग युक्त व्यक्ति, शारीरिक विकृति से युक्त, राज्य द्वारा दंड प्राप्त व्यक्ति, माता पिता की आज्ञा न मानने वाला तथा क्षय, कोढ़ तथा खुजली आदि छूत के रोग से ग्रसित व्यक्ति, इनके अतिरिक्त सभी को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार था। यानी कि ये जो इतने हैं इनको शिक्षा नहीं मिलती थी और इसके अतिरिक्त जो भी थे उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। ओके। ये लाइन क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं अध्ययन की आयु व अवधि क्या थी। फिर देखेंगे अध्ययन के विषय क्या क्या थे। तो सबसे पहले देख लेते हैं अध्ययन की आयु व अवधि। इस काल में अध्ययन आरंभ करने की न्यूनतम आयु 8 वर्ष थी। पवज्जा संस्कार के बाद अध्ययन की अवधि 12 वर्ष व उपसंपदा संस्कार की 10 वर्ष थी। ओके। पवज्जा संस्कार 8 वर्ष की आयु में होता था, अतः शिक्षा की पूर्ण अवधि जो थी वो 30 वर्ष की थी। ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखते हैं अध्ययन के विषय क्या क्या थे। डॉक्टर A.S. अल्तेकर के अनुसार अध्ययन के विषय न तो पूरी तरह धार्मिक थे न पूरी तरह लौकिक थे। ठीक है। शिक्षा केवल धर्म, दर्शन, तर्क, शास्त्र तक ही सीमित न रहकर संस्कृति, न्याय शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि विषय भी बौद्धकालीन शिक्षा में सम्मिलित किए गए थे। ठीक है। समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी थी और कैसी थी। ठीक है। शिक्षण विधियाँ में जो हम पहला हेडिंग लिखेंगे वो लिखेंगे व्याख्या विधि, जिसमें लिखेंगे शिक्षक छात्रों को पाठ्य वस्तु का अर्थ बताते थे और पाठ्य वस्तु की सविस्तार व्याख्या करते थे। यानी कि व्याख्या विधि में व्याख्या होगा, शिक्षक छात्रों को पाठ्य वस्तु का अर्थ बताते थे और उसका विस्तृत यानी कि सविस्तार व्याख्या करते थे। इस विधि का प्रयोग उच्च स्तर पर विशेष रूप से होता था। ठीक है। अब हम देखेंगे आगे
अनुकरण विधि। जो दूसरा पॉइंट है हमारा, यह विधि सीखने सिखाने की स्वाभाविक विधि थी। स्वाभाविक विधि थी। बौद्ध काल में इस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर पर किया जाता था। ओके, शिक्षक अक्षरों का उच्चारण करते थे, छात्र उनका अनुकरण करते थे। शिक्षक अक्षरों को लिख कर दिखाते थे तथा छात्र उनका अनुकरण कर अक्षर लिखना सीखते थे। यानी कि छात्र अपने शिक्षक को देखकर उनका अनुकरण यानी कि कॉपी करते थे। देखकर छात्र भी वैसा ही करते थे या कोशिश करते थे करने की। ठीक है, अब देखेंगे हम प्रश्नोत्तर विधि। इसमें देखेंगे प्रश्नोत्तर विधि भी सीखने सिखाने की स्वाभाविक विधि है। बच्चे प्रारंभ से ही यह क्या है, यह ऐसा क्यों है, यह ऐसा कैसे हो रहा है आदि प्रश्न पूछते थे या पूछते हैं और बड़े इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं या देते थे। जैसा कि अभी भी होता है, हमें कोई चीज़ का ज्ञात नहीं होता है तो हम पूछते हैं ऐसा ये क्या है, ये ऐसा क्यों है या कैसे बना ये ऐसा आदि। तो इसे हम प्रश्नोत्तर विधि कहते थे, जो छात्र अपने गुरु से पूछते थे और गुरु उसका जवाब देते थे। ओके, अब जो फोर्थ पॉइंट हम लिखेंगे वाद विवाद व तर्क विधि। फिर फिफ्थ है सम्मेलन व शास्त्रार्थ विधि। अब इसमें एक एक करके देखेंगे। वाद विवाद व तर्क विधि में उस काल में विवादास्पद विषयों का शिक्षण वाद विवाद व तर्क विधियों से होता था। ठीक है, तथा सम्मेलन व शास्त्रार्थ कैसे थे? बौद्ध काल में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सम्मेलनों का आयोजन भी होता था। सम्मेलनों में विषय विशेषज्ञ आमंत्रित किए जाते थे। इसे विद्वत सभा भी कहते थे। ये विद्वत सभा आप ध्यान में रखिएगा, अगर बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछे तो आप उसे जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे स्वाध्याय विधि। इसमें क्या है, बौद्ध काल में लेखन कला का विकास हो चुका था और मुख्य ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियां भी तैयार हो चुकी थी। अतः इस समय अध्ययन की स्वाध्याय विधि का विकास हुआ था। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखते हैं भ्रमण या देशाटन। ओके, इस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से भिक्षु शिक्षा में किया जाता था। भिक्षु शिक्षा के भिक्षुओं को देशाटन के अवसर प्रदान किए जाते थे। उन्हें वास्तविक जगत को जानने के अवसर दिए जाते थे। ओके, ये लाइन क्लियर है कि भ्रमण और देशाटन क्या होता है। अब आगे देखते हैं। मानव समाज की वास्तविक स्थिति को जानने के अवसर दिए जाते थे उनको। ओके, और धर्म का प्रचार का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। अब देखते हैं हम अपना 8वां पॉइंट जो है व्याख्यान विधि। उसके बाद देख लेंगे छात्र जीवन संबंधी नियम क्या थे, जो कि हमने अभी आगे पढ़ा। छात्र मुख्य रूप से 10 नियमों का पालन करते थे। अभी हमने आगे देखा था वो पालन क्या क्या थे, वो आप देख लीजिएगा और एक बार से ध्यान दीजिएगा उस पर। देखते हैं व्याख्यान विधि। बौद्ध काल में उच्च शिक्षा केंद्रों में विषय के अधिकारी विद्वान बुलाए जाते थे, उनके व्याख्यान कराए जाते थे तथा संघ का समाधान होता था और इस प्रकार उच्च शिक्षा के छात्र विषयों का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करते थे। ठीक है, इतना क्लियर है। आई होप इतना आपको जो अभी तक बताया गया वो अच्छे से समझ में आया हो। अब हम अगले वीडियो में, ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है इसीलिए हम अगले वीडियो में देखेंगे कि बौद्ध शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य आदि थे। वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए उसे भी हम एक बार ज़रूर देखेंगे। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य व आदर्श पढ़ेंगे और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसे भी आप एक बार देख लीजिएगा कि बौद्ध शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य थे और क्या क्या आदर्श थे। ठीक है गाइज, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।